वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचटेट इकोनॉमिक्स 2016 का सेट सी क्वेश्चन पेपर है, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में देख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमसे पूछा गया है इंडिया रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, कि विश्व के अंदर भारत का कौन सा रैंक है फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। अब ये क्वेश्चन पेपर कब आया? 2016 का। लेकिन हम इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे एट प्रेजेंट का क्या है, हमसे क्या पूछ सकता है वो एट प्रेजेंट कि 2022 में हमसे पूछ सकता है कि इंडिया की जो रैंक है फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन में वर्ल्ड के अंदर वो क्या है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेजेंट के रैंक को देखेंगे। एट प्रेजेंट के अंदर कि इंडिया की जो रैंक है फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में वो सेकंड रैंक है। सबसे पहली रैंक किसकी है? चाइना की है। और सेकंड रैंक जो है किसकी है वर्ल्ड के अंदर? सेकंड रैंक जो है वो किसकी है? इंडिया की है फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? राइस का, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल, फ्रूट्स और कॉटन का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विथ फ्री ट्रेड, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फ्री ट्रेड के बारे में बिल्कुल सही बात बताती है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, कि क्या है आपको गुड्स को जो है उसकी मूवमेंट को रोकना है। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी, कि हमें कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर किसका अस्तित्व पाया जाता है? एंटी डंपिंग पॉलिसीज जो है उसका अस्तित्व पाया जाता है। जो सी ऑप्शन है वो क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ टैरिफ, कि किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है? एनकरेज टू बैलेंस ग्रोथ, कि हमें कहीं ना कहीं जो बैलेंस ग्रोथ है कि हर सेक्टर को आपको ग्रोथ लेके चलनी है, उसको बैलेंस हमें रखना है, उसको एनकरेज करना फ्री ट्रेड कहलाता है। अब आप इस क्वेश्चन में इसका आंसर है, देखो फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड का मतलब किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, हर चीज़ की फ्रीडम होना, टैरिफ वगैरह का एब्सेंस होना। तो यहाँ पर आप देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये भी गलत आंसर है। और एग्जिस्टेंस है डंपिंग पॉलिसीज। डंपिंग पॉलिसीज का मतलब कि हम अपनी जो डोमेस्टिक क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि वो फॉरेन मार्केट में किस तरह से उनको बचाया जा सके। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ का एग्जिस्टेंस है तो ये फ्री ट्रेड को प्रमोट नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है। किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है तो आसानी से क्या हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, मतलब ट्रेड पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्वेश्चन में यही बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट फ्री ट्रेड के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है कि एब्सेंस ऑफ द टैरिफ वो किसके जैसा है? फ्री ट्रेड के जैसा है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रीन वाटर, कि इनमें से कौन से वाटर रिसोर्स को हम ग्रीन वाटर के नेम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेन, सेकंड ऑप्शन है लेक, रिवर या पॉन्ड। जो ग्रीन वाटर के नाम से जिस वाटर रिसोर्स को हम जानते हैं वो है रेन। रेन क्या है? यहाँ पर ग्रीन वाटर रिसोर्स के नाम से हम उसको जानते हैं। एक तरह का नेचुरल रिसोर्स या रिन्यूएबल रिसोर्स हम इसे मानते हैं, इसलिए हम इसे ग्रीन वाटर रिसोर्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड द मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर, कि ये जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस वाला, इसकी जो रिकमेंडेशन है मिनिमम स्पॉट प्राइस कितनी क्रॉप्स के लिए इसने तय किया गया है। ये क्वेश्चन 2016 का है लेकिन हम इसको एट प्रेजेंट से रिलेट करेंगे कि
आज के टाइम में एट प्रेजेंट ये जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने क्या रिकमेंड किया था, मिनिमम स्पॉट प्राइस कितनी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है तय किया गया था, वो है 13 क्रॉप्स के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस एट प्रेजेंट में जो है तय किया गया है कि 23 जो क्रॉप्स हैं उनको मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है दिया जाएगा। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? 7 जो है वो सेरियल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर पैडी, वीट, माजा, ज्वार, रागी, बैरली आता है। और 5 हमारी पल्सिस, 5 जो है दालों वाली क्रॉप्स हैं, 7 जो है सेरियल क्रॉप्स हैं, 5 जो है पल्सिस क्रॉप्स हैं और 7 हमारे पास ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं और हमारी 4 जो है कमर्शियल क्रॉप्स हैं। देखो 7 क्या हो जाएगी? सेरियल क्रॉप्स, वीट हो गया, मागी हो गया, पैडी हो गया, बैरली हो गया। 5 हो जाएगी हमारी पल्सिस वाली क्रॉप्स, दालों वगैरह वाली अलग अलग तरह की दालें। 7 हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स आ जाएगी और 4 जो है हमारी वो कमर्शियल क्रॉप्स आ जाएंगी। तो हमारी एट प्रेजेंट में जो एमएसपी है, मिनिमम स्पॉट प्राइस 23 क्रॉप्स को जो है दिया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द सेरियल द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डज नॉट रिकमेंड एमएसपी। वही उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसने किस क्रॉप के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस नहीं कहा? पैडी, बैरली, माजी और बैकवीट। अब जो है इस क्रॉप के लिए भी एमएसपी तय किया गया है, सेकंड क्रॉप को भी एमएसएमई के अंदर रखा गया है, बैरली भी हमारा एमएसएमई मिनिमम स्पॉट प्राइस दिया जाता है। इसको बकव्हीट, ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं कुट्टू का जो आटा होता है उसको बकव्हीट बोला जाता है। तो इसके लिए किसी तरह का जो मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है इस क्रॉप को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि जो 23 क्रॉप्स में से ये जो सेरियल के अंदर कितनी क्रॉप्स आती हैं? 7 क्रॉप्स आती हैं। उन 7 क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है तय नहीं किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी के लिए जो है मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है दिया जाएगा, डी वाली क्रॉप को कोई मिनिमम स्पॉट प्राइस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारी 23 क्रॉप्स है ना, 23 क्रॉप्स हैं जिनको मिनिमम स्पॉट प्राइस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन पर, तो उन क्रॉप्स के आपको नेम देखने पड़ेंगे। जैसे 7 जो अभी हमने बात की सेरियल में आता है, 5 पल्सिस में आती है, 7 ऑयल सीड्स के अंदर आती है, 4 कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर आती है। अब पेपर के अंदर क्या है, नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन हो सकता है ऑयल सीड्स ऑप्शंस में दे दे कि कौन से ऑयल सीड को हम एमएसपी के अंदर शामिल नहीं करते। तो एक बार आपको रीड करना पड़ेगा इन क्रॉप्स के नेम को भी। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल इशू ऑफ दोहा राउंड ऑफ WTO हैज़। जो दोहा राउंड हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसका सेंट्रल इशू किस मुद्दे पर उसमें बात की गई? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड होना चाहिए सर्विसेज का, सेकंड ऑप्शन है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, थर्ड ऑप्शन है एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। जो दोहा राउंड हुआ था 2001 के अंदर, उसमें जो WTO के अंदर उसमें जो बात की गई थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे उन सभी इश्यूज़ की दोहा राउंड में बात की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y कट ईच अदर। अगर 2 रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काटती हैं तब क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑफ जो x बार है, x का मीन ओनली बराबर होगा, एट अ पॉइंट ऑफ y बार मतलब y का मीन होगा, या एट अ पॉइंट पर x और y जो है मीन बराबर होगा, एंड नन ऑफ अबव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 रिग्रेशन लाइन को बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जब 2 रिग्रेशन लाइन हमारी क्या होती है, 2 रिग्रेशन लाइन है, एक है यहाँ पर आप लोगे y, एक तरफ आप ले लो x ऑन y, एक तरफ y ऑन x। अब अगर देखो 2 रिग्रेशन लाइन है,
एक लाइन होगी ये, और एक लाइन मान लो ये वाली लाइन होगी आपकी x ऑन y की, और ये हो गई y ऑन x। ये तो रिग्रेशन की क्या है, y ऑन x। ये तो क्या है, रिग्रेशन की प्रॉपर्टी है। जब दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काटती हैं, वो जिस पॉइंट पर मिड बिंदु पर काटती हैं, वहाँ पर हमारा x बार मतलब x का मीन और y का मीन क्या होता है, बराबर होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एट द पॉइंट x बार एंड y बार, यहाँ पर हमारा जो मीन है दोनों का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू। जो हार्मोनिक मीन है वो किसका रेसिप्रोकल है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। सेकंड ऑप्शन में बोला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑप्शन में बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ ऑप्शन में बोला है अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता है हार्मोनिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, यहाँ पर 1/x1 होता है, प्लस 1/x2 होता है, प्लस 1/x3 होता है। अब आपने देखा ये किसका रेसिप्रोकल है, ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि अर्थमेटिकल मीन में x1 x2 x3 ऊपर होता है और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन बिल्कुल उल्टा होता है किसका, अर्थमेटिक मीन का। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि हार्मोनिक मीन जो है किसका रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ बता देंगे कि हार्मोनिक मीन जो है अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द every item of a given series is multiplied by k, which of the following measure will be remain unchanged। कि एक सीरीज है पूरी, अगर उसमें नंबर्स की, उसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक नंबर को किसी भी एक कांस्टेंट से, तो हमारा इनमें से कौन से ऑप्शन में जो रिजल्ट है वो अनचेंज रहेगा। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या है, जब हम किसी भी सीरीज़ के सभी नंबर्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मीन भी चेंज हो जाता है, मीडियन भी चेंज हो जाता है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होती है वो हमारी हमेशा क्या रहती है, अनचेंज रहती है। और यही हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर एक सीरीज़ के सभी नंबर्स को हम एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा रिजल्ट हमारा अनचेंज रहेगा। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो अनचेंज रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। जो कार्ल पियर्सन का हम स्क्यूनेस का कोफिशिएंट पढ़ते हैं तो वो किस किस पर बेस है। ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीन डेविएशन, या अबव बोथ ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं, जब हम कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस निकालते हैं तो आपको उनके फॉर्मूले पता हो गए। उसमें हम दो तरह के मेथड्स की बात करते हैं। क्या करते हैं, हम दो तरह के मेथड्स की बात करते हैं। कौन कौन से, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। जब हम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालते हैं तो हम क्या करते थे, मीन होता था हमारे पास, उसमें से हम क्या माइनस कर देते थे, हम मोड की वैल्यू को माइनस कर देते थे एब्सोल्यूट में। और यहाँ पे क्या करते थे, हमारे पास मीन होता था और यहाँ पर मोड होता था और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन करके रिलेटिव स्क्यूनेस निकाल लेते थे। तो हमने देखा हम मीन का भी यूज़ करते थे, हम किसका यूज़ करते थे, मोड का भी यूज़ करते थे। लेकिन कई बार क्या होता था क्वेश्चन में, जब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं होती थी, जब हमारे पास मोड की वैल्यू नहीं होती थी तो वहाँ पर हम किस वैल्यू को लगाते थे, तो वहाँ पर हम मीडियन की वैल्यू जो है वो लगाते थे। हम क्या लगाते थे, हम क्वेश्चन में लगाते थे एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालने के लिए 3 मीन माइनस मीडियन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। और यहाँ पर क्या यूज़ करते थे, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्क्यूनेस इस तरह से निकालते थे और यहाँ पर हमने देखा एब्सोल्यूट स्क्यूनेस हम निकालते थे। अब आपने देखा हमने दोनों फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले रिलेटिव और एब्सोल्यूट के लिख लिए हैं। तो अब देखिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे। हम मीन की वैल्यू का यूज़ करते थे, मोड की वैल्यू का यूज़ करते थे और मीडियन की वैल्यू का भी यूज़ करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी यूज़ करते थे। अब उस अकॉर्डिंग देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते थे, मोड को यूज़ करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सेकंड ऑप्शन को देखिए, अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते थे हम, मीडियन को यूज़ करते थे क्योंकि कई बार हमारे पास मोड नहीं दिया होता था, तो उस सिचुएशन में हम मीडियन का यूज़ करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम यूज़ करते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें देखिए मीन मोड तो सही है लेकिन हम मीन डेविएशन का यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्योंकि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ स्क्यूनेस हमारा इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है या बेस है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग ओजीवा। अब क्या है कि इनमें से कौन से मेथड से आप क्या करते हो, मेज़र कर सकते हो ओजीव। ओजीव से कौन सी एक किस चीज़ को मेज़र किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोड को आप मेज़र करते हो, सेकंड ऑप्शन है मीडियन को एंड थर्ड ऑप्शन में बोला है ए एंड बी को एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है रेंज को। अब आप देखिए जब हम मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर, क्या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर जब हम मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हम एक फिगर बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम लेस देन ओजीव बनाते थे ऐसे और एक हम मोर देन ओजीव बनाते थे। ठीक है, एक हम लेस देन ओजीव बनाते हैं ना, एक मोर देन ओजीव हम क्या करते हैं डायग्राम में प्लॉट करते हैं। और हमें पता है जहाँ पर लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव इंटरसेक्ट करते हैं ओजीव, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू निकल के आती है, मीडियन की वैल्यू निकल के आती है। अब क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि जब आप ओजीव्स का यूज़ कर कर इनमें से किसको मेज़र कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मोड बोला था, सेकंड ऑप्शन में हमें मीडियन बोला था, थर्ड ऑप्शन में बोथ बोला था और फोर्थ ऑप्शन में हमें रेंज बोला था। तो यहाँ पर हम मीडियन को जो है निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और हमसे क्या बोला है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन इज़ 12, हमें मीन की वैल्यू दे रखी है 12 और फिर क्या बोला है, वेरिएंस जो है आपके पास कितना है 114, 144 जो है हमारे पास क्या है वेरिएंस दे रखा है। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो है हमें पता होना चाहिए इसके लिए। अब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन होता है ऊपर, नीचे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। ठीक है, अब आपके पास मीन की वैल्यू दे रखी है 12। अब वेरिएशन जब आपके पास क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जब मैं वेरिएंस का रूट कर दूं, जब हम इसका रूट करेंगे 1144 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 किसका स्क्वायर होता है, 114 का स्क्वायर होता है। तो आप देखो मीन हमने 12 हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 12 बना लिया वेरिएंस से, इनटू अगर हम 100 करते हैं तो आप देखिए 12 से 12 कट गया, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या आया, 100% आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 100% किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 100% वैल्यू दी गई है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, अगले क्वेश्चन में हमें, अगला क्वेश्चन भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में आपको P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका
डी एक्स बाई डी पी हम क्या निकाल लेते हैं, डी एक्स मतलब यहाँ पर एक्स का मतलब होगा क्यू और अपॉन पी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेरिवेशन कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्स की वैल्यू, और अगर हम इसका डेरिवेशन कर देंगे 70 बाई पी का, अगर मैं डेरिवेशन कर दूँ, पी वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी और किसकी हो जाएगी, माइनस का पी हो जाएगा ये। और जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना, किसका, हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी पी जो है हम निकाल रहे हैं। और जब हम इसको डेरिवेट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, -70 अपॉन पी जो है फिर स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, फिर नीचे ले आएंगे हम उसको। तो हमारा डी एक्स बाई डी पी जो है डेरिवेशन करने से -70 अपॉन पी का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, डी एक्स बाई डी पी की। सीधा आपको डेरिवेशन जो है करना है, डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यही था हमारा फॉर्मूला। और अब आप देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में माइनस दिया होता है। अब देखिए अभी हमने क्या निकाला है, पी हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, पी की वैल्यू क्या है, पी हमें नहीं पता क्वेश्चन के अंदर क्या है। और हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू पता है क्यू की। क्यू की वैल्यू क्या है, 70 बाई पी। हम क्या करेंगे, 70 बाई पी लगा देंगे, इनटू मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ पर एक माइनस जो है इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में होता है। उसके बाद आप देखिए डी क्यू बाई डी पी हमारा जो भी हमने निकाला था, जो हमने डेरिवेशन किया था डी एक्स बाई डी पी, वो कितना निकाला था हमने निकाला था -70 अपॉन पी का स्क्वायर निकाला था। अब क्या करते हैं, अब हम इनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब जब ये वाला पी ऊपर जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास पी का स्क्वायर अपॉन 70, और यहाँ अपॉन 70 अपॉन पी का स्क्वायर। और ये वाला माइनस आपका, इस माइनस से हम शुरू में ही काट देते हैं। अब आपके पास क्या बचा, पी का स्क्वायर अपॉन 70 इंटू यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 70 अपॉन पी का स्क्वायर। जब आप इसको काट दोगे तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आएगी, 1 आएगी। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल गई, 1। अब आप देखिए 1 कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है, हमें ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें 1 जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है, अगर एक मोनोपोलिस्ट है, प्राइस आपको 20 दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी 2 दे रखी है, आपको मार्जिनल रिवेन्यू जो है निकालना है। अभी इसमें भी आपको बस फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है एम आर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एम आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए आर 1/1 माइनस इलास्टिसिटी। आपके पास इलास्टिसिटी की वैल्यू भी है, आपके पास ए आर क्या होता है, प्राइस लेवल, वो भी आपके पास है। तो आप इजीली एम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ए आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, इंटू 1/1 माइनस इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारे पास 1, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 कर दिया। जब आप यहाँ से 1/2 करोगे तो यहाँ पर आप एलशियम ले लोगे, तो 2/2 माइनस 1, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 1/2 बचा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, अब जब आपका सोल्व करके क्या आएगा, इधर आपका बचेगा 20 और इंटू 1/2, यही बचा ना यहाँ से सोल्व करके, यहाँ से जो 1/2 आया। अब इस 2 को आप 20 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल गया, 10 निकल गया। अब आप देखिए मार्जिनल रिवेन्यू जो है 10 कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 10 गिवन है। आपको कुछ नहीं करना, मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, और आपका आंसर जो है 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट, कि अगर हम ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है हमारा। जब हम ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है उसको हम प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल कंसोलिडेशन कैन बी अचीव बाय, कंसोलिडेशन होता है कि आपको सुवृद्धि जो है मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस अचीव करनी है फिजिकल लेवल पर,
तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो? हमने क्वेश्चन में बोला क्या क्या है, आप इसको अचीव कर सकते हो इंक्रीजिंग सरप्लस फ्रॉम पीएसयू। पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करो सरप्लस कहाँ से? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या बोला है? सेकंड ऑप्शन में बोला गया है राइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज फ्रॉम टैक्सेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो? राइज करो रिसोर्सेज को टैक्सेशन से। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है एफिशिएंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करना है, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एफिशिएंटली एक्सपेंडिचर को मैनेजमेंट करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी, कि किसी तरीके से क्या करना है? सप्लाई जो है मनी की उसको इंक्रीज करना है। फिजिकल कंसोलिडेशन पता क्या होता है? कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ऐसी पॉलिसीज़ लाती है जिससे कंट्री के अंदर जो डेफिशिएट है गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो कम हो, और जो गवर्नमेंट के डेप्ट का बर्डन है ना वो भी कम हो। तो फिजिकल कंसोलिडेशन में गवर्नमेंट वो पॉलिसी लाती है जिससे गवर्नमेंट का डेफिशिएट जो है वो डिक्रीज हो, और साथ साथ डेप्ट जो होता है, जो उधार गवर्नमेंट लेती है, उसका क्या हो? एक्यूमुलेशन हो। तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट? उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीएसयू से जो सरप्लस है उसको भी जनरेट करने की कोशिश करेगी, और लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करेगी, जिससे कि उसको क्या मिलेगी? एडिशनल इनकम मिल सके। और कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करेगी कि वो एफिशिएंट एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट कर सके। वो कभी भी इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके डेफिशिएट को कम करने का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर तीनों ऑप्शन राइट दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? राइट आंसर है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट अचीव कर सकती है अगर वो तीनों तरीकों को अपनाएगी तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज टिट फॉर टैट थ्योरी। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो कौन सी थ्योरी के टैक्सेशन की थ्योरी को टिट फॉर टैट थ्योरी माना जाता है? फर्स्ट है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, सेकंड है इक्वल सेक्रीफाइस थ्योरी, थर्ड है लीस्ट सेक्रीफाइस थ्योरी एंड फोर्थ है बेनिफिट रिसीव थ्योरी। जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि जिसके पास जितनी एबिलिटी है तो उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, भाई जिसकी जितनी एबिलिटी है उस पर उतना टैक्स लगाया जाए तो वो आसानी से पे करेगा और गवर्नमेंट की रिवेन्यू भी इंक्रीज होगी। ये बात की गई है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें एक डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, और हमसे क्या पूछा है? इस डायग्राम के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया गया है, हमें एक डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया है गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहली बात, जो लोरेंज कर्व होता है वो इनकम इनइक्वालिटी को नापता है, ठीक है। उसमें मैथमेटिकल तरीके से इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। लोरेंज कर्व क्या करता है? इनकम इनइक्वालिटी को मापता है। लोरेंज कर्व तो सिर्फ आपको ये बताता है कि हमारे यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी है, ज़्यादा है या कम है। लेकिन उसी इनइक्वालिटी को, इनकम इनइक्वालिटी को जब आप मैथमेटिकली तरीके से मेज़र करते हैं तो हम क्या करते हैं? गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गिनी कोफिशिएंट से अगर आपको इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करना है तो इनमें से कौन से फॉर्मूले का यूज़ करोगे? आप डायग्राम में देखिए, ये लाइन परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाती है और ये लाइन क्या दिखाती है कि हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। जितना हम इस परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से, परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से दूर हैं उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी ज़्यादा है। ये बात तो हमें किसने बता दी थी? लोरेंज कर्व ने बता दी थी। लेकिन अब हम इसको मेज़र करेंगे, उस मेज़र करने में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि ये जो ए वाला एरिया है और अपॉन में ये जो ट्रायंगल है ना पूरा, इस ट्रायंगल का पूरा एरिया मतलब ए प्लस बी,
हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे, कोई ना कोई जो वैल्यू होगी ए की, उसके बाद ये जो पूरा ट्रायंगल है इसका टोटल एरिया। जब हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो अकॉर्डिंग टू द गिनी कोफिशिएंट, हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू पता लगेगी कि हमारे यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द मेन सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग इन एलडीसी इज, एलडीसी मतलब जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर डोमेस्टिक सेविंग करने का जो मेन सोर्स है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सेविंग बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या करेगा, सेविंग करेगा। सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट सेविंग थ्रू बजट सरप्लस, कि गवर्नमेंट जो है सेविंग करेगी, उसके बाद जो भी बजट सरप्लस होता है उससे। थर्ड ऑप्शन है कॉरपोरेट रिटेन अर्निंग, कि कॉरपोरेट सेक्टर अपनी अर्निंग से सेविंग करेगा। या डी ऑप्शन है सेविंग बाय हाउस होल्ड, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है तो वहाँ पर सेविंग करने का काम किसको दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है अंडर डेवलप कंट्रीज में वो क्या करेगा, सेव करेगा। और जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट का काम करता है। तो मेन सोर्स जो है डोमेस्टिक सेविंग का अंडर डेवलप कंट्रीज में हाउस होल्ड को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द मोनेटरिस्ट द फिलिप्स कर्व इन अ लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व की क्या पूछी गई है, हमसे शेप जो है वो पूछी गई है। तो हमें बतानी है कि मोनेटरिस्ट क्या मानते थे। मोनेटरिस्ट हमेशा ये मानते थे कि लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व जो होता है वर्टिकल होता है। शॉर्ट रन के अंदर उसके शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व की शेप इस तरह की होती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व की जो शेप होती है वो वर्टिकल होती है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व की जो शेप होती है वो वर्टिकल होती है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड अ डिपेंडेंसी थ्योरी, कि क्या जो है एक सेंट्रल आइडिया क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी डिपेंडेंट ऑन फ्री मार्केट डेवलपमेंट, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने डेवलपमेंट के लिए फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर जो है निर्भर है। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन पुअर। जो थर्ड है फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमरली हेल्प द रिच। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। डिपेंडेंसी थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से जो रिच कंट्रीज़ हैं अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी का अगर मैं मेन क्रक्स की बात करूं तो वो हमेशा ये बताती हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ का या उनका किस तरीके से क्या करते हैं, शोषण करते हैं। कि किस तरीके से रिच कंट्री एक्यूमुलेट करती है अपनी वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर कर पुअर कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन अ पुअर इज द राइट आंसर। क्योंकि डेवलप कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप कंट्रीज़ का शोषण करके आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, कि इनमें से किसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ऑप्शन देखते हैं, अ स्ट्रोंगर करेंसी, इंक्रीज टैक्स रेट, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट या इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब देखिए जब टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा तो लोगों के पास पहले ही इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो डिमांड तो नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट आपको लोन पे ज़्यादा देना है, तब भी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी। और कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने से क्या डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जब तक लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तब तक आप कितना भी किसी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर दो,
डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तब डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि करेंसी की वैल्यू का एप्रिसिएशन कर लिया हम कि पहले $1 हमें 50 में पड़ रहा था, अब $1 की वैल्यू हो गई 30। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करना हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर ली, डिमांड इंक्रीज कर ली। वही चीज़ मान लो $1 पहले 50 का आ रहा था, अब वो 30 का आ गया, तो हम आसानी से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो इंक्रीज हो गई ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कि इनमें से कौन सा जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम यूनियन। इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स को तो हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते ही हैं, एक्सपेंडिचर टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी, जब एक गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कस्टम होती है तब उस पर टैक्स लगता है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस क्वेश्चन में सभी टैक्सेस इनडायरेक्ट दिए हुए हैं और ये पूछ लिया गया है कि कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लेशन री डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ इन अ फेवर ऑफ, कि अगर इन्फ्लेशन क्या होता है, इस क्वेश्चन में देखिए, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ इन अ फेवर ऑफ, कि इन्फ्लेशन में जब इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो किसका सबसे ज़्यादा फेवर होता है, फ़ायदा किसका होता है, पुअर का, रिच का, मिडिल क्लास का या पेंशनर का। अब देखिए, जब इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है या इन्फ्लेशन होने की सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ती है, पुअर पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। पुअर पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद पाता, तो फेवर यहाँ पर किसको होता है, ना तो मिडल मैन को होता है, ना पुअर को होता है, ना पेंशनर को होता है, क्योंकि पेंशन वाले को तो सिर्फ पेंशन मिलेगी अपनी। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया तो उनकी पेंशन इंक्रीज़ हो गई, इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनकी इनकम तो वही रहेगी और ऊपर से इन्फ्लेशन होने की वजह से वो ज़्यादा भी गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकते, और इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है अगर, तब भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इन्फ्लेशन में अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, तो फ़ायदा किसको होता है, रिच पर्सनस को होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसमें आपको तो सिंपल आंसर देना है कि कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, कि कौन सा एक्सपेंडिचर जो है नॉन डेवलपमेंट है, जो कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। फर्स्ट है इंटरेस्ट की पेमेंट करना, सेकंड है सब्सिडीज, थर्ड ऑप्शन है डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब देखिए, इंटरेस्ट की जो पेमेंट की जाती है, जो सब्सिडीज दी जाती है, या जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये सब एक्सपेंडिचर हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कहीं ना कहीं आपकी आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये सब जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हम ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप इसको गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो इस क्वेश्चन में समझाने का कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू फर्म compete with each other
इन अ कोर्नोट फैशन। देन ईच की कोर्नोट में क्या माना जाता है कि जब दो फर्म एक दूसरे से क्या करती है, compete करती हैं, कि ईच फर्म व्यू द प्राइस ऑफ राइवल एज गिवन, या ईच फर्म व्यू द आउटपुट ऑफ राइवल एज गिवन, ईच फर्म व्यू द प्रॉफिट ऑफ राइवल एज गिवन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब आपको पता है कोर्नोट का जो मॉडल है उसमें क्या देखते हैं, ये एक आउटपुट मॉडल है कि हर एक फर्म अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म का क्या देखती है, आउटपुट को देखती है, कि वो ये मानती है कि उसने अपने आउटपुट में चेंज कर लिया है, लेकिन उसकी जो राइवल फर्म है वो किसी भी तरह से आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पर कि जो कोर्नोट के मॉडल में हर एक फर्म ये मानती है कि आउटपुट जो है राइवल फर्म का हमें पता होगा, गिवन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ कोर्नोट ना होकर उस एजवर्थ का मॉडल होता तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन का जो आंसर है वो इनडिटर्मिनेंट आता। और बर्टलैंड के मॉडल में राइवल फर्म क्या करती है, बर्टलैंड के मॉडल में तो राइवल फर्म क्या देखती है, प्राइस देखती है। लेकिन जब कुर्नोट का मॉडल है तो कुर्नोट के मॉडल में राइवल फर्म क्या देखती है कि उसकी जो दूसरी फर्म है वो किसी तरह का आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगी। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आज ये हमारे 27 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।